Welcome students. Today I am going to discuss accounting with net worth method or accounting with statement of affairs method to find out profit or losses under single interest system. आज हम आपके सामने में सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से नेट वर्थ मेथड से अथवा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से प्रॉफिट लॉस निकालने की जानकारी हम आपको प्रेजेंट करेंगे। इस प्रेजेंट वीडियो में इस प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सभी की जानकारी हम आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं विथ एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल हम आपके सामने में रखेंगे जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, टोटल इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, सिंपली आपसे बोलेगा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। दूसरी परिस्थिति में जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल या दोनों कैपिटल न दिया गया हो तब आखिर हम कैसे उस कैपिटल अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ अगर एडजस्टमेंट आइटम दिया गया है या इम्पर्सनल एस्पेक्ट दिए गए हैं तो उस कंडीशन में हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। और अंत में इन सब के साथ साथ हम आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना भी बतलाएंगे। तो वन बाय वन एक एक करके हम सबकी जानकारी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब टोटल इंफॉर्मेशन दिया गया है उस कंडीशन में जैसा कि पिछले वीडियो में बतलाए थे हम आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन का प्रोसेस ये है या प्रोफार्मा या फॉर्मेट ये है। इस फॉर्मेट में हम सबसे पहले दिखलाते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटल ही सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट नहीं है, और भी कुछ पर्सनल एस्पेक्ट हैं, उन सब की भी अकाउंटिंग लेंगे तब हमारा प्योर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कहलाएगा। और इसी प्योर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन में हम आपको बतलाए थे क्लोजिंग कैपिटल उसमें से ऐड करेंगे, जितनी बार भी ड्रॉइंग्स हुआ है लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल अमाउंट को। इस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट बचता है तो नेट प्रॉफिट आता है, नेगेटिव रिजल्ट रहने से नेट लॉस। इसी को हम एक एग्जांपल से आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने में, यस कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000। Capital as on 31st March 2020 rupees 1 lakh. Drawings during the year rupees 30,000 and additional capital introduced during the year rupees 20,000. ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसी से आपको बोला गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए। तो हेडिंग में हम दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एज ऑन डेटेड 31st March 2020। और अगर लिखना चाहे तो इसमें हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स यश। कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल को ढूंढेंगे और लिखेंगे फाइनल अमाउंट कॉलम में, जो कि 1 लाख रुपीस इस क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद जैसा कि बताया ड्राइंग्स को ढूंढेंगे और ऐड के प्लेस में लिखेंगे, जो कि अमाउंट में दिया गया 30,000। ड्राइंग्स बस एक बार दिया गया है, सिंगल टाइम दिया गया, इसलिए फाइनली हम इस अमाउंट को ले आकर टोटलिंग कर देंगे। 1,30,000 आ गया टोटल अमाउंट फाइनल कॉलम का अभी तक। उसके बाद लेस करना है कौन कौन सा वैल्यू, तो ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, जो कि दिया गया 60,000 और 20,000 आपके क्वेश्चन में। इस तरीके से सभी के वैल्यू को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, पॉजिटिव रिजल्ट बचता है। 1,30,000 में 80,000 माइनस कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव रिजल्ट आने से इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से अब हम आपके सामने में एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल या दोनों में से कोई एक या दोनों ना दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसी की जानकारी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में लेकर के आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है जिसमें कि गोपी हैज नॉट केप्ट हिज प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स। You are required to ascertain profit or loss on 31st March 2020 from the following information.
इस तरीके से वो प्रॉपर बुक अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, दूसरे शब्द में इनकम्प्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। इसी कारण से आपसे बोला गया है कि इन बातों को देखते हुए आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस निकालिए, बनाइए, मतलब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए। दिया गया इंफॉर्मेशन में पार्टिकुलर अमाउंट्स दिया गया 31 मार्च 2019 का और 31 मार्च 2020 का। कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, फर्नीचर, 19 का भी अमाउंट दिया गया है, 20 का भी अमाउंट इस तरीके से दिया गया है। लास्ट में लिखता है ड्यूरिंग द ईयर गोपी इन्वेस्टेड ₹800 into the business and transferred ₹50 per month from business for personal use। इस तरीके से अंत में बोला गया है कि गोपी अपने घर से ₹800 बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, और हर एक मंथ के में ₹50 के रेट से पूरे ईयर में वो ड्राइंग करता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है। इन सभी बातों को देखते हुए आपसे बोला गया है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। लेकिन जैसा कि जानते हैं हम, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के लिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल एसेंशियल आइटम है, और इसमें ना ओपनिंग कैपिटल दिया गया है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल। इसलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल करेंगे। और इसके लिए एक इक्वेशन आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्रम में पढ़े थे कि कैपिटल इक्वल टू होता है ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यहाँ पर हमें कैपिटल नहीं जानना है, ओपनिंग कैपिटल जानना है। तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा ऑल ओपनिंग डेट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्लोजिंग के लिए हो जाएगा ऑल क्लोजिंग एसेट्स माइनस ऑल क्लोजिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इस तरीके से हम चाहें तो रफ में प्लस माइनस करके भी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता है, अगर हम इस वे में ना चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी बना करके वैल्यू को पुट करेंगे। डिफरेंस जो आएगा उससे हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एक साथ एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बना सकते हैं, जिसमें कि दो अमाउंट का कॉलम बनाएंगे जैसा कि हम आपके सामने बनाए हैं। लायबिलिटीज और अमाउंट्स के लिए 19 का कॉलम है, 20 का। उसी तरीके से ये एसेट्स का कॉलम होगा और फिर 19 और 20 का अमाउंट्स का कॉलम है। इसमें जितने भी आइटम दिए गए हैं 1 by 1 एसेट्स है तो एसेट्स के साइड में, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज के साइड में लिखेंगे। तो कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, ये तीनों एसेट्स है, तीनों एसेट्स के साइड में लिख दिए। अमाउंट है फर्स्ट ईयर में 19 में 180, 1200, 1000 से, और इधर है आपका 20 में 200, 1300 एंड 1500 से। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और लोन, ये दोनों लायबिलिटीज आइटम है, इसलिए लायबिलिटीज में लिख दिया 600 एंड 700, 1200, 1000। और फर्नीचर है लास्ट में, फर्नीचर जो कि एसेट्स है इसलिए एसेट साइड में लिख दिए हैं 400 एंड 600। फाइनली हम इसकी टोटलिंग किए और डिफरेंस निकाले, तो इस साइड में डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस ओपनिंग के कॉलम में 980 से आ रहा है, क्लोजिंग के कॉलम में 1900 से आ रहा है। यही डिफरेंस हमारा ओपनिंग के कॉलम वाला ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा और क्लोजिंग के कॉलम वाला क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेने के बाद ही हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। और जैसा कि जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल लिखना पड़ता है, जो कि 1900 से आया है। उसके बाद हम जानते हैं इसमें ड्राइंग्स अगर है तो ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स अमाउंट दिया गया ₹50 पर मंथ, ईयर में 12 मंथ्स होता है, तो टोटल ड्राइंग्स अमाउंट हो गया 6000 प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट आ गया 2500। उसके बाद लेस करेंगे, तो लेस में यहाँ दो आइटम है, एक तो ओपनिंग कैपिटल जो कि 980 निकला हमारा, और दूसरा यहाँ पर एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है ₹800, तो टोटल आ गया 1780। इस तरीके से फिर फाइनली डिफरेंस जो आया वो पॉजिटिव साइन में आया है, इसलिए इसे हमने प्रॉफिट के नाम से या प्रॉफिट के नाम से, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर के नाम से जान सकते हैं, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले पा रहे हैं। अब हम आपके सामने में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन लेंगे। उसमें समस्या एडजस्टमेंट्स की रहेगी। एडजस्टमेंट्स में और भी बातें रहेंगी, इम्पर्सनल एस्पेक्ट से संबंधित ट्रांजैक्शंस रहेगा, तो उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, इसकी विस्तार से जानकारी हम अगले एग्जाम्पल क्वेश्चन में या अगले क्वेश्चन में लेने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Gopi has not kept his proper book of accounts. You are required to ascertain profit loss on 31st March 2020 from the following information.
दिया गया है। उसी तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट्स 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है। कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन एंड फर्नीचर सभी का अमाउंट दिया हुआ है। साथ ही साथ एडजस्टमेंट्स में कुछ बातें दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर गोपी सोल्ड हिज प्राइवेट स्कूटर फॉर ₹800 and the amount invested into business. First point. The second point है he withdrew rupees cash rupees 500 and goods worth rupees 100 from business. Next, outstanding expense rupees 900, prepaid rent rupees 300 and earned commission rupees 1000. और last point adjustments का है depreciate furniture 25% and provide 20% for doubtful debts. इस क्वेश्चन में एक नई बात क्या है कि इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स की बातें दी गई हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, या एडजस्टमेंट्स में और भी बातें दी गई हैं। हालांकि हम सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में या प्योर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में साफ साफ बतलाए हैं इम्पर्सनल एस्पेक्ट का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब से डेवलपमेंट आया हमारा डबल इंटरेस्ट सिस्टम का, विकास हुआ, जन्म हुआ डबल इंटरेस्ट सिस्टम का, लोग समझ गए कि विदाउट रिकॉर्डिंग इम्पर्सनल ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट को करेक्ट वैल्यू से नहीं मालूम किया जा सकता है। इम्पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट लॉस। आज के एज में ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो जब ये बात स्पष्ट हो चुकी है तो स्वाभाविक तौर पर अगर क्वेश्चन में इम्पर्सनल एस्पेक्ट दिया जाता है तो हमारी भी कोशिश होगी करेक्ट प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, मतलब इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स के वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के कारण से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ही। तो इसी बात को हम यहाँ पर हाईलाइट किया, रीजन स्पष्ट बतलाया, स्पष्ट रूप से बतलाया कि क्यों इसको हम इंक्लूड करेंगे। प्योर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में नहीं शामिल किया जा सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति में करेक्ट प्रॉफिट लॉस जानने के लिए इसका स्थान, इसका यूज, इसका इस्तेमाल हम अकाउंटिंग प्रोसेस में लेते हैं, जिससे कि हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस की जानकारी हो जाए। तो इन पॉइंट्स को भी हम अकाउंटिंग में लेंगे। कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे, इसकी जानकारी अभी हम बतलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी ना ओपनिंग कैपिटल दिया गया ना क्लोजिंग, इसलिए हम कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिफोर एडजस्टमेंट्स, नेचुरली ये कैपिटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है, एडजस्टमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, तो यहाँ पर बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा बनेगा, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, अमाउंट का डबल कॉलम बनेगा, एक फर्स्ट ईयर 19 का है, लास्ट नेक्स्ट ईयर 2020 का है, अमाउंट्स एसेट्स में भी इसी तरीके से। यहाँ पर कैश इन हैंड है, अमाउंट है 1180 और इसमें 200 है। इस तरीके से स्टॉक है 1200, 1000, 1300, फिर डेटर्स है 1000, 1500 और फर्नीचर है 400 and 600। क्रेडिटर्स दिया गया है 600, 700, 1200, 1000 लोन है। और फिर हम टोटल करके डिफरेंस निकाले थे, डिफरेंस हमारा डेबिट साइड में आ रहा है दोनों के कॉलम में, और ये हमारा कैपिटल वैल्यू है। इस तरीके से कैपिटल वैल्यू की जानकारी हो गई। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। लास्ट डेट में अकाउंटिंग डेट रहता है, प्रॉफिट लॉस लास्ट डेट में प्रिपेयर किया जाता है। और जैसा कि जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले हम कैपिटल वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे जो कि 19 है, क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू को जो कि 1900 है। इसके बाद हम जानते हैं आज तक कि ड्राइंग्स इसमें से प्लस किया जाता है। तो ड्राइंग्स में दो तरीके से ड्राइंग्स है, एक कैश है ₹500 से और गुड्स है 100 का। सामान भी निकाला है और कैश भी निकाला है, टोटल 600 का ड्राइंग्स है। ओपनिंग कैपिटल हमारा है 1980। नई बातों को भी हम अलग से लेते हैं। और एडिशनल कैपिटल दिया गया, उसने अपने घर का स्कूटर बेच करके बिजनेस में पैसा लगा दिया ₹800, मतलब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये बातें तो हमारी पहले से भी जानकारी में था, इसलिए बात कोई समस्या की नहीं है। समस्या पॉइंट नंबर 3 और 4 में है। पॉइंट नंबर 3 में बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अर्न्ड कमीशन, डेप्रिसिएशन है, फिर फर्नीचर का प्रोवाइड 20% डाउटफुल डेब्ट्स का है। अब इसको हम क्यों लिखेंगे ये तो बतला दिए, कहां लिखेंगे ये स्पष्ट करना है। तो हम जानते हैं इनकम या प्रॉफिट नेचर आइटम से प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए उसे ऐड के स्थान पर लिखना चाहिए, और लॉस नेचर आइटम से प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होगा, इसलिए उसे लेस के जगह पर लिखना चाहिए। इसी कारण से प्रीपेड रेंट, हमने ज्यादा रेंट दे दिया है तो हमारा पैसा है, हमारा प्रॉफिट इससे बढ़ेगा, इसलिए हम उसको ऐड की जगह पर लिखें।
अर्नड कमीशन जो कि 1000 से दिया गया है, इनकम कमीशन मिलना बाकी है, अमाउंट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के लिए इनकम या फायदे का रूप है, इसलिए हम ऐड की जगह पर लिखे हैं। तो टोटल एडिशन अमाउंट 1900 आ गया, 1900 प्लस 1900 3800 आ गया। अब लेस वाले आइटम्स को देखते हैं। यहाँ तक की जानकारी तो हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, मतलब ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस लॉस नेचर आइटम है, इसलिए लेस के जगह पर लिख रहे हैं 900। डेप्रिसिएशन फर्नीचर बिजनेस के लिए लॉस है। अब सवाल है, एक और नई बात है कि फर्नीचर का यहाँ ओपनिंग वैल्यू भी है, क्लोजिंग वैल्यू है, डेटर्स का हमारा ओपनिंग भी है, क्लोजिंग वैल्यू है, एसेट्स का ओपनिंग भी है, क्लोजिंग वैल्यू भी है, और एडजस्टमेंट्स अगर उस रिलेटेड एसेट से बोला जाता है तो किस वैल्यू से कैलकुलेट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्लोजिंग वैल्यू से, एसेट्स और लायबिलिटीज के क्लोजिंग वैल्यू से हम एडजस्टमेंट्स का कैलकुलेशन करते हैं, एक्सेप्ट कैपिटल का इंटरेस्ट। कैपिटल जिस डेट में इंट्रोड्यूस किया वहां से लेकर के अकाउंटिंग डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से लोन जिस डेट में लिया है उस डेट से अकाउंटिंग डेट तक लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बिल्डिंग मशीन फर्नीचर जो हमारा क्लोजिंग डेट में है, अब बीच में कब इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे ये पूरे ईयर में रहा है, या दूसरे शब्दों में क्लियर कट हमेशा याद रखना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमेशा क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर बेसिक पॉइंट और बेस फॉर कैलकुलेटिंग एडजस्टमेंट वैल्यू, डिप्रिसिएशन और रिजर्व फॉर डाउटफुल वैल्यू। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। इसी कारण से अब फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू 600 है, उसका 25% डेप्रिसिएशन बोला है, डेप्रिसिएशन लॉस नेचर आइटम है, इसलिए हमारा प्रॉफिट घटेगा, माइनस की जगह पर लिखेंगे। प्रोवाइड 20% डाउटफुल डेब्ट्स, हम जानते हैं रुपए डूबने की जब बात आती है तो हमेशा किस अमाउंट से इसका संबंध रहता है, रुपए डूब रहा है मींस फ्रॉम डेटर, हमको जो देने वाला है उसका कुछ पैसा पार्ट नहीं मिलेगा, तो ऑलवेज ये रिलेटेड है डेटर से, इसलिए डेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे और अकाउंटिंग में लेंगे। और देने वाला नहीं देगा तो बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए लॉस के साइड में, लेस के साइड में दिखाएंगे। तो 20% डेटर्स का क्लोजिंग वैल्यू, डेटर्स का क्लोजिंग वैल्यू 1500 है, 20% 300 आ गया। इस तरीके से टोटल जो माइनस का अमाउंट आया 4130। अब यहाँ पर एक और नई बात आ गई, निगेटिव रिजल्ट आ गया है, माइनस में रिजल्ट आ रहा है। तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आता था तो प्रॉफिट कहलाता था, यहाँ निगेटिव रिजल्ट है, इसलिए हम इसे लॉस ड्यूरिंग द ईयर के नाम से 330 रुपीज को प्रेजेंट करेंगे। अब आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बस एक पॉइंट का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट बोला था टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस और टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे बोला गया है टू असर्टेन प्रॉफिट लॉस एंड ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है, और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैपिटल की जानकारी के लिए नहीं बनाना है, ये फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी के लिए, बिजनेस के आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए बनाना है। निश्चित रूप से ये अंत में बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहले बनाएंगे और इसके बाद हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चूंकि क्वेश्चन सेम है इसीलिए सबसे पहले हम कैपिटल वैल्यू नहीं दिया गया तो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1980 आया था, इसमें भी वही सेम फिगर है इसलिए, और क्लोजिंग कैपिटल हमारा 1900 आ जाएगा। आप इसको रफ में प्लस माइनस करके एसेट लायबिलिटीज को निकाल सकते हैं, और ये एसेट लायबिलिटीज जो दिखलाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बिफोर एडजस्टमेंट्स का कोई यूज नहीं होगा, याद रखना है। या बैलेंस शीट के प्रोफार्मा में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके दो अमाउंट का कॉलम, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट का कॉलम बना करके अलग अलग कॉलम एसेट्स और लायबिलिटीज का बना करके हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी कैसे भी कीजिए, लेकिन वो बनाना ही होगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना दिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना दिए तो हमारा प्रॉफिट आ गया, सॉरी प्रॉफिट नहीं निगेटिव रिजल्ट आया था, लॉस आ गया हमारा 330। यहां तक कि अकाउंटिंग के बाद अंत में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग डेट में बनेगा, आफ्टर एडजस्टमेंट्स वैल्यू प्रेजेंट करेंगे, याद रखना है, और फॉर द पर्पस टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इस बात को याद रखना है। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बन रहा है वो 31 मार्च 2020 को बन रहा है, और दूसरे शब्दों में ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स, इन बातों को गौर करने के बाद बनेगा, जबकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में इसका कोई यूज नहीं होता है, याद रखना है।
और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले जैसा बैलेंस शीट बनाए थे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में उसी तौर तरीके से बनेगा। मतलब वहां पर भी हम ओपनिंग कैपिटल पहले लिखते थे, तो कैपिटल को यहाँ जस्ट ओपनिंग वैल्यू से लिखेंगे, बाकी जितनी भी लायबिलिटीज और एसेट्स है सब क्लोजिंग वैल्यू से लिखा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बनाने के क्रम में याद रखना है कि एडजस्टमेंट्स का कैलकुलेशन, जैसे डेप्रिसिएशन है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, इन सब का परसेंटेज में वैल्यू दिया गया था। इस परसेंटेज का कैलकुलेशन हम हमेशा क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज से करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ एसेट्स का और लायबिलिटीज का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू दिया गया है। इसी कारण से ये हमेशा के लिए याद रखना है कि कैपिटल का इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, लोन का इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी एडजस्टमेंट्स है सब हमेशा क्लोजिंग वैल्यू के एसेट्स और लायबिलिटीज वैल्यू से कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, लिख रहे हैं ओपनिंग कैपिटल हमारा 1900 किया है। नेट लॉस आ गया इसलिए उसको माइनस कर दिए 330 से 1650 बच गया। ड्राइंग्स है यहाँ पर 500, कैश में 100, गुड्स में टोटल 600 बच गया 1050। फिर इसके बाद बोलता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, स्कूटर घर का बेच करके पैसा बिजनेस में लगा दिया 100, टोटल कैपिटल अमाउंट आ गया हमारा 1850। इसके अलावा क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में शो करेंगे, क्रेडिटर्स है 700 से और लोन है हमारा 1000। सब क्लोजिंग वैल्यू से करेंगे, याद रखेंगे। लोन हमारा 1000 और क्रेडिटर्स हमारा 700। इसी तरीके से एसेट्स में कैश इन हैंड का क्लोजिंग वैल्यू 200 है, स्टॉक का 1300 है, 1500 डेटर्स है, लेकिन डेटर्स में 20% प्रोविजन के लिए बोला था, तो 1500 का 20% 300 रुपीज आया था। 300 माइनस कर देंगे, रुपया डूब जाएगा, डेटर्स से ये रिलेटेड है। डेट याद रखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलवेज रिलेटेड विद डेटर अमाउंट। देने वाले से रुपया डूबेगा, अभी अभी बताया भी थे, इसलिए उसी अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जो डेटर अमाउंट था उसमें 300 रुपए हमें नहीं मिलना है, मिलने का चांस है कितना, जस्ट 1200। फाइनल या क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डेटर का 1200 से। फर्नीचर भी उसी तरीके से क्लोजिंग वैल्यू 600 था, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन हुआ 25% 150, तो बच गया कितना 450। प्रीपेड एक्सपेंस है क्वेश्चन में, ये फायदे की स्थिति है, एसेट्स का रूप है, एसेट्स का रूप है तो इसे एसेट्स के साइड में दिखाएंगे। अर्न इनकम, इनकम मिलना बाकी है, ये भी हमारा पैसा है, बिजनेस का पैसा है, बिजनेस के लिए एसेट्स का रूप है, एसेट्स में दिखाएंगे। और फाइनली टोटल कर देंगे, तो टोटल हम हमेशा देखते हैं बैलेंस शीट के या दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इक्वल आता है। तो सब कुछ लिखने के बाद यहाँ लायबिलिटी साइड में भी टोटल 4450 का आ रहा है, एसेट साइड में भी टोटल 4450 का आ रहा है। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी हम प्रेजेंट कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप अपनी बात को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी समस्या रह जाए उसको जरूर इससे रिलेटेड टॉपिक का याद रखना है। अभी हम नेटवर्थ या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मेथड, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से अकाउंटिंग बतलाए हैं। अब अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो हमारा कन्वर्जन मेथड होगा या कन्वर्जन ऑफ सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम इनटू डबल इंटरेस्ट सिस्टम। इकहरा लेखे प्रणाली के लेन देनों को हम डबल इंटरेस्ट सिस्टम से कैसे अकाउंटिंग करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, इस पर विस्तार से जानकारी हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो को आवश्यक रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।